Vision 2D IAS, where logic meets imagination. आतंकवाद का चेहरा ना अब पूरी तरह से बदल चुका है। आज जंग का मैदान सिर्फ जमीन पर नहीं है, बल्कि हमारे फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक पूरी डिजिटल प्लेबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी विचारधारा फैलाने, पैसा जुटाने और हमले करने के लिए। तो आज हम इसी प्लेबुक के पन्ने पलटने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि इंटरनेट के इस दौर में ये संगठन आखिर काम करते कैसे हैं? वे कौन से तरीके अपना रहे हैं जो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देते हैं? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हर आतंकी हमले की जड़ में ना एक सोच होती है, एक विचारधारा। तो इस प्लेबुक का पहला चैप्टर भी यहीं से शुरू होता है। ऑनलाइन बैटलग्राउंड। ये वो जगह है जहां प्रोपेगेंडा के हथियार से नए लड़ाके तैयार किए जाते हैं। जरा सोचिए, पुराने जमाने में किसी को रेडिकलाइज करना होता था तो उसे समाज से अलग थलग करना पड़ता था। कितना मुश्किल और लंबा प्रोसेस था वो। पर अब इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। अब ना कोई सरहद है, ना कोई खर्चा। ये लोग ऑनलाइन ऐसे इको चेम्बर या कहें कि ऐसे कमरे बना देते हैं जहां बस एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की आवाज गूंजती रहती है। और फिर दुनिया के कोने कोने में बैठे एक्सट्रीमिस्ट यहाँ एक साथ आते हैं और एक दूसरे की नफरत की आग को और भड़काते हैं। और अक्सर ना इनका सबसे बड़ा हथियार होता है धर्म पर आधारित विचारधारा। क्यों? क्योंकि धर्म पॉलिटिकल और नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखता। ये एक ऐसी पहचान बना देता है जो मान लीजिए दिल्ली में बैठे किसी इंसान को न्यूयॉर्क में बैठे किसी दूसरे इंसान से फौरन कनेक्ट कर सकती है, बस एक कॉमन भरोसे के नाम। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैलाना नहीं है, ये तो दिमाग के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक खेल है। ये ग्रुप्स ऑनलाइन ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो किसी वजह से कमजोर महसूस कर रहे हों, और फिर उनकी शिकायतों को, उनके गुस्से को हवा देते हैं। धीरे 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 उनके सामने हिंसा को नॉर्मल बनाकर पेश किया जाता है। किसी एक ग्रुप को दुश्मन या उत्पीड़क की तरह दिखाया जाता है, और यहीं से पैदा होती है हम वर्सेस वो वाली जहरीली मानसिकता। और आखिर में उन्हें ये यकीन दिला दिया जाता है कि असली ताकत तो हिंसा में ही है। तो ठीक है, विचारधारा तो फैल गई, लेकिन किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। तो अब हम आते हैं इस प्लेबुक के अगले चैप्टर पर, द न्यू मनी ट्रेल। चलिए देखते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग का ये नया रास्ता कैसा दिखता है। और इस पूरे नए खेल के सेंटर में है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वर्चुअल एसेट्स या वीएस। आसान भाषा में कहें तो ये डिजिटल पैसा है, जैसे बिटकॉइन या मुनेरो। अब इनकी खासियत क्या है? देखिए, इन्हें भेजने के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पैसा पलक झपकते ही पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात, भेजने वाले की पहचान छिपाना बहुत बहुत आसान है। और यही गुमनामी, यही एनोनिमिटी इससे इतना खतरनाक बना देती है। अगर हम पुराने और नए तरीकों को कंपेयर करें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। कैश को देखिए, इसमें एनोनिमिटी तो बहुत है, लेकिन ये धीमा है। फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। फिर आता है हवाला, जो तेज तो है, लेकिन इसमें पकड़े जाने का खतरा रहता है। और अब आते हैं वर्चुअल एसेट्स पर। यहाँ स्पीड और गुमनामी दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है। बस एक क्लिक और पैसा दुनिया के किसी भी कोने में, और उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन। सच में ये आतंकवादियों के लिए एक पूरा गेम चेंजर है। तो सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है, और जो तरीके हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। कभी कभी तो सोशल मीडिया पर सीधे डोनेशन कैंपेन चलाए जाते हैं, कभी इंसानियत की मदद के नाम पर फेक एनपीओज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बना दी जाती हैं। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारे तरीके इतने चालाकी से चुने गए हैं कि हमारी रोजमर्रा की ऑनलाइन एक्टिविटीज की भीड़ में कहीं खो जाए। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। एक केस स्टडी में ये सामने आया कि एक अकेले फेक एनपीओ ने 2021 से 2023 के बीच सिर्फ 2 साल में 3 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा जुटा लिए। और ये सब किस नाम पर हुआ? जरूरतमंद परिवारों के लिए मानवीय सहायता के नाम पर। जबकि असल में वो पैसा जा रहा था आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए। मतलब मदद के पर्दे के पीछे नफरत का पूरा कारोबार चल रहा था। और लोगों में अब डर कितना खत्म हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस एक पोस्ट से लगाइए। 2018 में एक अमेरिकी नागरिक ने इंस्टाग्राम पर क्या लिखा? अभी हमास को $100 का दान दिया। पूरा यकीन है कि ये गैरकानूनी था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। सोचिए, ये सिर्फ फंडिंग नहीं है, ये एक खुला ऐलान है। लोग अब छिप नहीं रहे हैं, वो इस पर गर्व कर रहे हैं। तो
ऑनलाइन प्रोपेगेंडा हो गया, डिजिटल फंडिंग भी हो गई। ये सब सुनने में शायद थोड़ा वर्चुअल, थोड़ा दूर की बातें लग सकती हैं, लेकिन इस प्लेबुक का जो तीसरा और सबसे अहम चैप्टर है वो हमें जमीन पर लाता है। वो हमें याद दिलाता है कि हर एक ऑनलाइन क्लिक का असर हमारी असली दुनिया पर होता है और यहाँ इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। देखिए, आतंकवादियों को शांति और तरक्की से सख्त नफरत होती है और जम्मू और कश्मीर इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण रहा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, यहाँ टूरिज्म लगातार बढ़ रहा था। 2022 में 1.88 करोड़, 2023 में 2.12 करोड़। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उम्मीद थी। ये इस बात का सबूत था कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है और आतंकवादियों ने ठीक इसी उम्मीद पर हमला किया। और फिर होता है एक हमला और सब कुछ तबाह हो जाता है। 2019 का पुलवामा अटैक याद होगा। उस एक हमले के बाद कश्मीर में 80% टूरिस्ट बुकिंग्स कैंसिल हो गईं। सोचिए, एक आतंकी घटना ने रातों रात उस पूरे इलाके की इकोनॉमी की कमर तोड़ के रख दी। और यही तो उनका मकसद होता है, डर फैलाना, तरक्की को रोकना। तो ये हमला हुआ कैसे था? इसकी प्लानिंग में डिजिटल और फिजिकल दोनों दुनिया शामिल थी। जो मेन एक्सप्लोजिव्स थे वो तो बॉर्डर पार से स्मगल किए गए, लेकिन बम को और ज्यादा घातक बनाने के लिए एक जरूरी चीज थी, एल्यूमिनियम पाउडर। और वो कहाँ से खरीदा गया? अमेज़न से। जी हाँ, एक आम ई-कॉमर्स साइट से। और इस हमले का नतीजा? हमारे 40 सुरक्षाकर्मियों की शहादत। और यही इस पूरी डिजिटल प्लेबुक की सबसे डरावनी सच्चाई है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली ऑनलाइन शॉपिंग जो हम और आप में से कोई भी कर सकता है, वो एक भयानक आतंकी हमले की सबसे ज़रूरी कड़ी बन सकती है। ये दिखाता है कि डिजिटल वर्ल्ड और हमारी रियल वर्ल्ड की सेफ्टी के बीच जो लाइन थी ना, वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। तो जब खतरा इतना फैला हुआ हो, इतना अदृश्य हो, तो फिर सवाल उठता है कि अथॉरिटीज़ इससे लड़ कैसे रही हैं? क्योंकि ये जो काउंटर टेररिज्म की चुनौती है, ये अब पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। जैसे टेक कंपनियों के लिए नियम और सख्त करने होंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो खतरों को जल्दी पहचान सके। लोगों में प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी को लेकर जागरूकता फैलानी होगी। और सबसे ज़रूरी, सरकार, टेक कंपनियां और सिविल सोसाइटी, इन सबको मिलकर काम करना होगा। ये लड़ाई कोई भी अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन है। जरा सोचिए, क्राइम हुआ है मान लीजिए इंडिया में, लेकिन उसका सारा डेटा, सारा सबूत एक ऐसे सर्वर पर रखा है जो किसी दूसरे देश में है। अब उस देश में इंडिया के कानून तो लागू होते नहीं। ये जो ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र की कमी है ना, ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराना और खतरनाक कंटेंट को हटवाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारी बातें हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर ले आती हैं। डिजिटल टेरर से लड़ने के लिए निगरानी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, ये तो जाहिर है। लेकिन ऐसा करते हुए हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ खींचेंगे? सुरक्षा और हमारी निजी आज़ादी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनेगा? ये वो सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इसी जवाब पर हमारी डिजिटल और रियल दुनिया दोनों का भविष्य टिका है।